दिल्ली में भले ही इस वक्त प्रदूषण से जीना मुहाल है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में फिलहाल ईडी बनाम केजरीवाल सरकार में खूब विवाद चल रहा है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर ईडी के शिकंजे की गाज गिरी हुई है, तो वहीं सीएम केजरीवाल ने भी ईडी के सम्मन पर न जाकर ईडी से पंगा ले लिया है। बता दें कि दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने ईडी को जवाब लिखकर जांच एजेंसी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। अब चर्चा है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। बता दें कि इस मामले में जांच एजेंसी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब ईडी के सम्मन पर सीएम केजरीवाल के कड़े जवाब के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। ईडी के दूसरे सम्मन जारी करने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी बन रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। सम्मन पर न पहुंचने पर क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इन सवालों का जवाब ईडी की ताकत और उसे दिए गए अधिकारों में छिपा है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय क्या है और ये संस्था कैसे काम करती है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इसे हम प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है, जिसे खास तौर पर वित्तीय गबन या धोखाधड़ी की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर भी जाना जाता है। यही जांच इस निदेशालय का प्रमुख कार्य भी है। आजादी के बाद साल 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेमा बनाया गया था, जिस पर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स का कंट्रोल था। साल 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी, इसी में इकोनॉमिक्स फोरम डिपार्टमेंट बना। साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टर रखा गया, जो ईडी कहलाने लगा। साल 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और तब से ही ये उसी में काम कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईडी के पास क्या और कितने अधिकार हैं और क्या ईडी कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है या फिर नहीं। बता दें कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनके धन को जब्त करने, गिरफ्तारी करने के अधिकार हैं। ईडी गैरकानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईडी की कुछ सीमाएं नहीं है। अभी हाल ही में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार का सामना भी करना पड़ा था। ईडी के अधिकार जरूर बड़े हैं, लेकिन असीमित नहीं, उसकी भी अपनी एक सीमा है। बता दें कि बीते अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार भी पड़ी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने अपने एक अहम फैसले में ये भी टिप्पणी की थी कि ईडी ये उम्मीद नहीं पाल सकती कि जिस आरोपी को सम्मन जारी किया गया है वे अपने गुनाह को कबूल कर ले। ईडी ये नहीं उम्मीद लगा सकती है कि पूछताछ के दौरान आरोपी अपना बयान उसके सामने दर्ज करा दे। अगर सम्मन के बावजूद कोई आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तो आरोपी को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। पीएमएलए की धारा 19 में प्रावधान है कि अधिकारी को ये विश्वास होना चाहिए कि आरोपी अपराध में संलिप्त है। इस तरह से ये तो साफ है कि ईडी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसके आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें अगला सम्मन भी भेजा जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत ही संभव नहीं लगती। सूत्रों के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आ रही है कि केजरीवाल के इनकार करने के बाद ईडी उन्हें नया सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए आगे की तारीख दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।